नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। सबल किसान पर हम बात करते हैं खेती, किसानी और पशुधन से संबंधित उन सभी विषयों की जो किसान से संबंधित हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति की। जी हाँ, यदि आप यह समझते हैं कि राजनीति किसानों से संबंधित नहीं है तो भूल जाइए, क्योंकि इस समय हम खड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में। और मैं आपको बता दूं, यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ की राजनीति किसानों के बिना संभव नहीं है। यूँ तो पूरे भारत में किसानों का एक बड़ा वर्ग और बहुत व्यापक समुदाय रहता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो प्रभावित करता है वो करता है किसान। यहाँ की राजनीति चलती है किसान के हिसाब से। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चुनावी मौसम में चल रहे जनता के मूड की। किसान बाहुल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली का रास्ता भी संभव नहीं है। इस समय मैं खड़ा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में। जी हाँ, वही बागपत जिसने राष्ट्र को एक प्रधानमंत्री भी दिया है। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह की। यदि चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत ही उनकी कर्मभूमि रहा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने भी इसी को अपनी कर्मभूमि बनाया है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके चौधरी अजीत सिंह बागपत से ही कई बार सांसद चुने गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वो मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच मुकाबला रोचक होने वाला है। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि मुख्य वो कौन कौन से प्रतिद्वंदी हैं जिनके बीच आपस में टक्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और ये गठबंधन की जो टक्कर है, इसके बीच तीसरा कोई भी दल नज़र नहीं आ रहा। ना इसमें कहीं कांग्रेस दूर तक खड़ी दिखती है, ना ही कहीं कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी राजनीति की एक मुख्य पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरह गायब दिख रही है। तो आइए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि कौन सा वर्ग कहां जाता हुआ दिख रहा है। यह मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह कोई ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, यह आंकड़े मेरे अपने विश्लेषण के आधार पर हैं। चूँकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और हमने प्रयास किया है कि हम अधिक से अधिक गाँव में जाकर लोगों की राय जान सकें, उनके अनुभव हम आप तक पहुंचा सके, उनकी मांगें क्या हैं, क्या वो उम्मीदें थी जो अधूरी रह गई, आने वाली सरकारों से क्या उम्मीद वो रखते हैं, कितना योगी आदित्यनाथ को स्वीकार कर पाए या कितना अस्वीकार कर पाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राजपूत वर्ग की। जी हाँ किसान साथियों, राजपूत वर्ग बागपत क्षेत्र में लगभग 70,000 के आसपास इनकी वोट हैं। और यदि हम इनके इतिहास की बात करें तो इससे पहले के चुनाव में भी अधिकांशतः राजपूत वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा हुआ नज़र आया है। तो इस चुनाव में भी यदि हम देखते हैं तो लगभग 90 से 95% मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश कहिए 95% मतदाता बीजेपी को के पक्ष में उनका झुकाव है। यदि मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा उनका यह है कि सुरक्षा और सम्मान दिलाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। बड़ा राजपूत वर्ग आज उससे कटा हुआ दिख रहा है। उसका जो मुख्य कारण उन्होंने बताया वो यही कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें एक समुदाय विशेष को उन्होंने महत्व दिया था, जो कि राजपूतों को नागवार गुजरा है। राजपूत समाज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं यादवों की। जी हाँ, यादव मतदाता
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है। लेकिन इस बार जब यादव बाहुल क्षेत्रों का हमने दौरा किया, वहाँ जाकर उनके व्यूज़ लिए, तो वहाँ यह सामने निकल कर आया कि जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था वो उससे डिस्कनेक्ट हुआ है। और पिछले 2 लोकसभा के चुनाव जो गए हैं 2014 और 2019 के चुनाव में, उसने पूरी तरह से अपना मन बनाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। 2017 के इलेक्शन की यदि विधानसभा की बात करें, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी चुने गए थे मुख्यमंत्री, तो वहाँ की भी यदि बात करें तो वहाँ भी एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया। कारण वही आरोप कि समुदाय विशेष के प्रति समाजवादी पार्टी का समर्पण। तीसरे व्यापारी वर्ग की यदि हम बात करते हैं, वैश्य समाज की यदि बात करते हैं, तो वैश्य समाज में भी सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है भारतीय जनता पार्टी के इस राज में। लोगों का स्पष्ट कहना था कि व्यापार करने को लेकर भले ही कोरोना काल के कारण व्यापार धीमा हुआ हो, लेकिन सुरक्षा की जो भावना पिछले 5 साल में उनके अंदर आई है वो उससे पहले कभी महसूस ही नहीं हुई। तो वैश्य समुदाय लगभग आप कह सकते हैं 98% जाता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यदि हम बात करते हैं जाट मतदाताओं की, तो ध्यान रखिए जाट मतदाता किसी भी चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार हमने जाट बाहुल क्षेत्रों का भी दौरा किया और वहां जाकर हमने उनके विचार जाने। सबसे अधिक आक्रोश जाट मतदाताओं में केवल इस बात का दिखा कि जो चौधरी जयंत सिंह हैं, उन पर जो हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था वो उससे नाखुश दिखे। उनका कहना है कि लोकतंत्र में इससे बड़ी शर्मनाक घटना उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। चूँकि जाट मतदाता चौधरी चरण सिंह के कारण और चौधरी अजीत सिंह के कारण राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाते हैं और रखते भी हैं। लेकिन बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में, तो उसमें बहुत सारे जाट मतदाताओं का ये कहना है कि किसानों की आय दोगुनी तो छोड़िए, किसानों की तो आय ही आधी रह गई है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो वो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। जाट अपने आप को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से पूरी तरह से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है इस बार। वो उनका कहना है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, इसीलिए हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े रहेंगे। एक बड़ा कारण राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ जाट मतदाताओं के जुड़ने का यह भी है कि चौधरी अजीत सिंह के मृत्यु के बाद जो एक सहानुभूति की लहर चौधरी जयंत सिंह के प्रति इनके मन में आई है वो अब अपने चरम पर है। इस कारण हालांकि बागपत में यदि बात की जाए तो अधिकांश लोगों का यह मानना है कि 80% जाट इस समय बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण यह कहता है कि लगभग 95% जो जाट मतदाता हैं वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं मुस्लिम मतदाताओं की, तो उनका एजेंडा साफ है। उनका कोई विशेष मुद्दा मुझे नज़र नहीं आया। उनका मुद्दा केवल इतना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको सत्ता में पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी वो दल जो भाजपा के साथ मुख्य प्रतिद्वंदी है वो उसी के पक्ष में वोट देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमते हुए एक सब्जी का रेहड़ा मुझे दिखा, जिसे एक मुस्लिम बुजुर्ग मतदाता लेकर घूम रहे थे। जब मैंने उनसे जानने का प्रयास किया कि इस चुनाव में किसे वोट देंगे, तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया, आरएलडी का नाम लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है गठबंधन से, तो उन्होंने कहा हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, हमें केवल उसे वोट देना है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जब मैंने उससे पूछा कि प्रत्याशी है कौन, मैंने 2-3 बार इस बात को दोहराया, तो उसने स्पष्ट कहा कि वास्तव में मुझे नहीं पता कि यहाँ से प्रत्याशी कौन है, मुझे केवल इतना पता है कि ईवीएम का बटन नलके पे दबाना है।
तो एजेंडा मुस्लिमों का भी बिल्कुल साफ है। अब बात करते हैं उन बिरादरियों की जिसमें कुम्हार, लुहार, कश्यप, नाई और भी लोग आते हैं। तो यदि हम इनकी बात करें तो जो कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण समस्याएं पैदा हुई थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आज तक भी राशन वितरण हो रहा है, निःशुल्क राशन वितरण हो रहा है, उससे उनके मन में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। दूसरा, उनका साफ स्पष्ट कहना है कि हम पहले झोंपड़ियों में या कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन योगी जी ने और मोदी जी ने हमें पक्की छत दी है, और जिसने हमें पक्की छत दी है हम उसका एहसान नहीं भूल सकते। इसीलिए ज़्यादातर मतदाता, लगभग आप कह सकते हैं 95% के आसपास मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये था मेरा चुनावी विश्लेषण। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि अधिकांश चीज़ें इसमें समाहित हो जाएं। इसीलिए देखने वाली बात अब यह होगी कि आने वाले समय में यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसको अपने दिल में बसाते हैं और किसको बाहर रखते हैं। आने वाले नए एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते।